गया है या नहीं गया है, या बस उन्होंने ट्वीट किए हैं, या बस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे एक्सप्लॉइट किया है, उनके लिए एज एन इंडिविजुअल आपने क्या किया है, अगर हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हुआ है तो आपने उनके लिए किया क्या है। माई मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन करने के बाद जिन्होंने फिर आम लोगों को, जिन टेरर विक्टिम्स जो है उनको मारा, उनकी फैमिली में कितना ट्रॉमा है। किसी फैमिली में ओनली सोल ब्रेड विनर है, 4-5 बच्चे हैं, बाप को मार दिया, कोई सोशल बाइकआउट हो रहा है पूरा फैमिली, एक तो फैमिली मेंबर गुजर गया, फिर फैमिली सोशल बाइकआउट में उस घर की जो फीमेल है, आप देखिए 36 साल तक उसने क्या सफ़र किया होगा। 36 साल के बाद उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है कि उनके साथ गलत हो। 36 साल के बाद रिकॉग्निशन मिल रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। सो आप देखिए स्टेट ऑफ माइंड क्या रही होगी उस औरत की, उसने हीलिंग कब देखी है। जैसे किसी का बेटा मिलिटेंट रैंक्स में गया, उस औरत का दिमाग इतना कंडीशनड किया गया, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया कि वो अपने बेटे की उस मिलिटेंट बनने की और उसकी डेथ के ग्लोरिफिकेशन में उसे ये बताया गया कि ये दिस इज समथिंग जो आप करोगे, हाँ, खुश होना चाहिए आपको इसके लिए, और अगर आप करोगे तो फिर इसको भी जन्नत मिलेगी, आपको भी जन्नत। आई हैव सीन द क्या बोलते हैं इंटरव्यूज कॉन्फ्रेंसेस कॉन्क्लेव्स जहाँ सेपरेटिस्ट का एक प्रॉपर सेटअप था, एंट्री। तो दैट मीन्स कश्मीरी के दिमाग में तो वही था कि ये मेरा सेपरेटिस्ट लीडर है तो इसको तो इसका सेटअप तो सेंटर तक है, दैट मीन्स ये है समथिंग। अगर वो ये भी चिल्लाता था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उसके बाद वो एक बड़े कॉन्क्लेव में जाता है जहां वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ स्टेज शेयर करता है। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका ख़द। वादी कश्मीर में जब औरतें सियासत के मैदान में आएँ, सहाफ़त के मैदान में आएँ, या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में नुमायाँ कारकर्दगी करती नज़र आती हैं, तो उन्हें बहुत सारे दबावों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद वादी की तमाम ख़वातीन को, बच्चियों को बहुत मुबारकबाद कि माहौल नासाजगार होने के बावजूद जिस तरीके का काम आप कर रही हैं वो काम काबिल तारीफ़ भी है और उस काम को सलाम भी किया जाना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त सेव यूथ सेव फ्यूचर एक फाउंडेशन है, उसमें औरतों का जो शोबा है उसकी सरबराह मेरे साथ हैं अनीका नज़ीर। अनीका जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं कश्मीर लाइफ के ऊपर यके बाद दीगरे बहुत सारी जो वहाँ की वादी की आवाज़ें हैं उनको सुन रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बच्चियाँ काम कर रही हैं, फ़ज़ा ज़ैनब और कई लड़कियाँ बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जब कमेंट्री शुरू हो जाती है उसको भी देखता हूँ। लेकिन उसके बावजूद जिस जज्बे और जिस जुर्रत के साथ आप लोग काम कर रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जज्बा और ये जो जुर्रत ये आपके अंदर कहाँ से आती है? क्योंकि कश्मीर की सोसाइटी में जो मैं जानता हूँ हमेशा औरतों का बड़ा कलीदी रोल रहा है, लेकिन वो घर के अंदर, लेकिन अभी जो घर के बाहर का रोल आपने संभालना शुरू किया है, इसमें हु इज द गाइडिंग फोर्स? So first of all, women have a bigger role in homes, but there is a public life also. तो public life में जो औरतें हैं उनका रोल होना चाहिए, और जब वो रोल को अडॉप्ट करती हैं तो बखूबी उसको निभाती हैं। When it comes to talking about the strength we have, we are from Jammu and Kashmir and we have a deep history of knowledge, culture, literature. तो ये सब हमारे अंदर बसा हुआ है। सो ओवरऑल अगर कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी भी रही तब भी कश्मीर को अगर आप देखेंगे और उसके इतिहास को देखेंगे, औरतें हमेशा आपको मिनिमम बट फोरफ्रंट पे मिलेंगी और एजुकेटेड मिलेंगी। ठीक। तो एजुकेशन हर घर में है। अब ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी जब होती है और कॉन्फ्लिक्ट अरसों तक चलता है तो सोसाइटी का, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उस सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो ब्रेक हो जाता है। उसमें सबसे पहले यही फर्स्ट रिसेप्टर्स होती है, दे आर फीमेल्स, और फीमेल्स के लिए जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है घर का वो ख़त्म हो जाता है। बिकॉज फैमिली डजंट वांट यू टू बी आउटसाइड। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि बेटी बाहर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। और हमारी कश्मीरी सोसाइटी में इट्स ऑलवेज लाइक कि हमारा बच्चा घर से बाहर गया तो पता नहीं क्या ही तोप बन जाएगा यही। सो हमारी सोसाइटी का वो एक पैटर्न रहा है। बट इट्स जस्ट दैट व्हेन यू ग्रो यू लर्न, और उस लर्निंग के साथ कैसी कंसिस्टेंसी आप रखेंगे
और किस तरीके से लोगों को समझाएंगे कि आई हैव अ पब्लिक लाइफ रोल ऑल्सो एज अ फीमेल, नॉट जस्ट इन माई होम बट आउटसाइड माई होम देयर इज़ अ रोल ऑफ अ वुमन एंड ऑल्सो अ मैन। औरत और मर्द दोनों का काम है सोसाइटी में, सोसाइटी को नर्चर करने में, उसे बेहतर बनाने में मर्द और औरत दोनों का काम है। So the strength comes from within first of all, and then there are other factors. There is family, there is friends, there is the organization you work within, और उसमें आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। All these factors work together. जैसे आपने कहा तमाम चीज़ें, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि वादी कश्मीर में जो माहौल रहा है, उस माहौल के बीच में वो आवाज़ें जो मुल्क के ख़िलाफ़ थीं, उन आवाज़ों की बड़ी क्रेडिबिलिटी होती थी, उन आवाज़ों को बड़ा पुख्ता और उन आवाज़ों को बड़ा संजीदा और उन आवाज़ों को बड़ा सही माना जाता था। लेकिन जो भी आवाज़ मुल्क के हक में थी, जो भी आवाज़ ये बात कर रही थी कि भाई जो आप कर रहे हो दहशतगर्दी है और इसका नुकसान वादी को होगा, और आज जो आवाज़ें अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हैं, दहशतगर्दी ने क्या नुकसान किया कश्मीर की सोसाइटी का, उसकी बात कर रही हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपके लिए ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं उस सिक्लूडेड स्पेस से वाकिफ हूं जिसमें मोहतरम कौन था, जो आज़ादी मांग रहा था, एहतराम किसका था, जो आज़ादी मांग रहा था, या जो आज़ादी वाले का रिश्तेदार था, जो आज़ादी वाले का घर का आदमी था। और फिर कश्मीर में एक और ट्रेंड था, वो वीडियो वायरल होती थी जिसमें दहशतगर्द अपनी माँ से बात करता है, वो वीडियो डिलिबरेटली सोशल मीडिया पर डाला जाता था ताकि बाकी नौजवानों को भी लगे देखो कैसी माँ है। इस तरह की कहानियां वादी में जो है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिए ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप तो वो आवाज़ हैं जो बुलंद भी है और बड़े दबदबे के साथ कहती है ये मुल्क है, इसको पहचानिए, और वो दहशतगर्दी है उसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाइए। हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट इन माय बैचलर्स, तो साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि एक बिगर चंक ऑफ पीपल में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। वो फैक्टर्स बहुत सारे उसमें होते हैं, तो वो शिफ्ट जो है वो एक प्रॉपर बिगर चंक ऑफ पीपल में फ्लो होता है। सो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी थी, पॉलिटिक्स ऐसी थी कि जो दो तरफा थी। सेपरेटिज्म का दबदबा अच्छा खासा था, तो सेपरेटिज्म भी ऐसा कि जिसको सेंटर में एक बिगर स्पेस था। यू माइट हैव सीन द क्या बोलते हैं इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लेव्स, जहाँ सेपरेटिस्ट का एक प्रॉपर सेटअप था, एंट्री। तो दैट मीन्स कश्मीरी के दिमाग में तो वही था कि ये मेरा सेपरेटिस्ट लीडर है, तो इसका सेटअप तो सेंटर तक है, दैट मीन्स ये है समथिंग। अगर वो ये भी चिल्लाता था कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, उसके बाद वो एक बड़े कॉन्क्लेव में जाता है जहाँ वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ स्टेज शेयर करता है, और देश के जाने माने नेशनल प्लेटफॉर्म्स जो है, नेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, वो उनको स्पेस देते थे। तो आई एज अ कॉमन कश्मीर आई विल आइडेंटिफाई हिम एज अ लीडर। तो सेपरेटिज्म की अलग कंट्री की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो फिर तो यही लीडर है। और जो अपनी पॉलिटिक्स भी थी वो दिल्ली में हिंदुस्तानी थे, कश्मीर में नहीं थे, कश्मीर में चुप थे। सो इस सब में औरत का जो रोल है वो तो वैसे ही ख़त्म था। अब जो गिनी चुनी कुछ औरतें थी वो बिगर फैमिली से आती थी, पॉलिटिकल सेटअप की फैमिली से, विद सिक्योरिटी चलती थी, विद प्रिविलेज चलती थी। तो ऐसे में एक आम कश्मीरी लड़की का सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल था। और जो सर्वाइव करना चाहती थी, आपने देखा होगा रिसेंटली जो टेरर विक्टिम्स के भी केसेस आइडेंटिफाई हुए और सबके सामने आए, उसमें कितनी औरतों को मारा गया है, जेंडर्ड वायलेंस कितना हुआ है, अच्छा बच्चों को कितना मारा गया है जी। तो ये है कि आम इंसान के लिए चीज़ें अलग होती है और एक प्रिविलेज्ड इंसान के लिए चीज़ें अलग होती है। तो मैं इसे उसी प्रिज्म से देखती हूँ कि मेरे लिए चीज़ें अलग थी। मैं स्कूल जाती थी, पीछे हड़ताल हो गई होती थी, तो फिर मुझे स्कूल से वापस लाने के लिए मेरे पेरेंट्स पैनिक करते थे। मेरे स्कूल के बाहर गाड़ी नहीं आती थी विद सिक्योरिटी टू पिक हर एंड ड्रॉप हर होम। और मेरे पास ऐसी प्रिविलेज नहीं थी कि कश्मीर में हालात ख़राब हो गए तो मेरी फ़्लाइट बुक होकर मैं सीधे न्यूयॉर्क पहुँच गई। I have been in Kashmir only. I have born and brought up in Kashmir only. I have studied in Kashmir. I'm still studying in Kashmir and working in Kashmir. एक महिला के तौर पर, एक औरत के तौर पर आपने क्या कुछ परेशानियां अपने इस छोटे से सफर में, कितनी सारी परेशानियां आपने झेली हैं जो आपको लगता आज महसूस ये होता है ये सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं औरत थी? फर्स्ट चीज़ जो ऐसी होती है, people are not ready to absorb a woman has a public life and she can
discuss bigger issues. She can discuss geopolitics, she can discuss politics, and that too when she comes from a normal Kashmiri family. So bigger aspect is this. Second aspect जो मैंने अपनी college life में देखा, that is she is our classmate. How can she start speaking outside the box when we are not? उसको कहते हैं to go against the trend. Go ट्रेंड against के the उलट trend. जा रही हैं आप। तो ये कैसे बात कर सकते, हमारे साथ क्या चीज़ है, वो तो एवरेज स्टूडेंट है हमारी तरह जैसे हम हैं, तो ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तो वो होता ना कि रिबेलियस नेचर आपको अलग पाथ्स पे ले ही जाता है. सो दैट रिबेलियस नेचर था मेरा, बट वो स्ट्रैटेजिक रिबेलियस नेचर. आई नेवर वांटेड टू बी समवन जो ऐसे बेबाकी, एक होती है बेबाकी, दूसरी होती है बदतमीजी. बदतमीजी का रास्ता मुझे कभी नहीं चुनना था, बिकॉज मैं समझती हूँ वो मेरा स्टैंडर्ड नहीं है. आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन इश्यूज बट विद नॉलेज. और अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दिस. आई विल सिट क्वाइटली एंड लिसन टू अदर पीपल. सो दैट वॉज माई ऑल टाइम स्ट्रैटेजी एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट. दैट इज समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन माय पर्सनालिटी. अच्छा, अब आपने जो रिसर्च करना शुरू की है, तो मैं सबसे पहले कुनन पोशपुरा से शुरू हो जाऊंगा. कुनन पोशपुरा की कहानी जो सेपरेटिस्टों ने सुनाई वो अलग थी, स्टेट ने सुनाई वो अलग थी. न मैं सेपरेटिस्टों की स्टोरी, न मुझे कोई इंटरेस्ट है कि स्टेट ने क्या सुनाया. आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा औरत के तौर पर कि जो सोसाइटी जबरदस्त तरीके से ग्लैमराइज कर रही थी उस वक्त आज़ादी को, मरने मारने को, उस सोसाइटी ने उस जगह को ग्लैमराइज किया, पूरी दुनिया में उसको बेचा. अखबार वालों ने बेचा, पॉलिटिशियनों ने बेचा, सेपरेटिस्टों ने, सब ने बेचा. बेचने के बाद कुनन पोशपुरा की जो औरतें हैं, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक किसी की शादी नहीं हुई. दर्दपुरा का उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा. तो इसको कैसे आप देखती हैं, और क्या दर्दपुरा और कुनन पोशपुरा में आप गई, आपकी मुलाकात हुई, वहां औरतों से क्या कहा उन्होंने आपसे? सी, जो कुनन पोशपुरा वाला केस है, जिसने जैसे चाहा वैसे एक्सप्लॉइट किया उनकी इमेज को, औरतों की इमेज को. आई विल स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन. व्हाट हैपेंड देयर, आई हैव हर्ड इट इन स्टोरीज, न्यूज़, लोग बातें. आई हैव नेवर हैड एक्सपीरियंस टू बी देयर इन पर्सन एंड टॉक टू द वुमेन. ठीक. सो मैं एज अ रिसर्चर एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे फोकस करती हूँ. व्हाट हैज स्टेट नरेटेड और व्हाट हैज सेपरेटिस्ट नरेटेड और व्हाट अदर पीपल हैव नरेटेड, आई विल नॉट बिलीव दैट एट ऑल. दैट इज द राइट वे टू गो. या मैं जब तक अपना एज अ रिसर्चर एविडेंस बेस्ड रिसर्च के थ्रू कोई भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो सैम्पलिंग है या डेटा कलेक्ट नहीं करती, उसके बगैर आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टेटमेंट एनी ऑफ द थिंग्स. मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कुनन पोशपुरा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, पर मैंने इन पर्सन में कभी कुनन पोशपुरा गई ही नहीं. आई हैव हैड क्लासमेट्स फ्रॉम दैट वेरी. व्हाट डिड दे टेल यू? दे हैव टोल्ड मी देयर आर सम विक्टिम्स हु आर स्टिल अलाइव, दे हैव नॉट गॉट मैरिड. तो हम एज उन्हें यही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कुनन पोशपुरा वाले जो इंसिडेंट है उसके विक्टिम्स है. But as a woman, what should have been the collective response of the society, which was at that time being led by leaders जो उनको कहते हैं आज़ादी तो बिल्कुल वो पेड़ के ऊपर है, बस पहुंचने वाली है. Collective response of a person if something has happened, the dignity of a woman should be restored. She should be given a social platform to be there. अब देखिए, ये इसका हल्ला गुल्ला तो हो गया. Has anyone stepped to lend a hand of help to them? क्या वहाँ कोई गया है या नहीं गया है, या बस उन्होंने ट्वीट किए हैं, या बस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसे एक्सप्लॉइट किया है? उनके लिए एज एन इंडिविजुअल आपने क्या किया है? अगर हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी हुआ है, तो आपने उनके लिए किया क्या है? मैं तो या तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि मैं खुद से जाके मैंने क्या आइडेंटिफाई किया है, या एज अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखूंगी कि उनके लिए किया क्या गया है. ना उसका कोई डेटा है, ना इसका मेरे पास अपना पर्सनल कोई डेटा नहीं है. कोई भी नहीं. So I'm not commenting on that, but I'm commenting on this as a female. I cannot be the exploiter of the women identity. ठीक. मुझे ये बताइएगा कि इस लगभग अब 36 साल की बात करूंगा मैं, पूरे 36 साल में आप एज ए रिसर्चर अब क्या महसूस करती हैं कि वादी कश्मीर की जो औरतें हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कॉन्फ्लिक्ट से जिनको फायदा हो रहा था, या जो इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी भी चाहते हैं कि दोबारा से ये शुरू हो जाए, जो आज भी चाहते हैं कि दोबारा से स्ट्रीट वायलेंस शुरू हो जाए,
इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये जो औरत है इसका इस्तेमाल कैसे किया है अपने उस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए और अपने उस प्रोपेगेंडा बिल्डिंग के लिए, आपने क्या रिसर्च में अपनी पाया? औरतें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई हैं इस पूरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, नॉट एज फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली। जब किसी का, आप देखिए, किसी का बेटा किसी ने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन कर दिए, दिस इज नॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट और बी प्राउड ऑफ। समवन इज टेकिंग द गन टू किल अदर पर्सन। टेररिज्म वही है, फॉर मी दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। मेरे लिए वही है कि आपने बंदूक उठाई कि आप किसी को मार ही देंगे। जैसे एक पुलिस में कोई भर्ती होता है, उसने डिफेंस के लिए, जब कोई अटैक आएगा टेररिस्ट बॉर्डर पे, वो तभी उसको बंदूक चलानी है। कोई पुलिस वाला इसलिए तो बंदूक लेकर नहीं घूमता है कि 2-4 सिविलियन मिलेंगे उनको मार दूंगा। तो टेररिज्म का मेन फॉर्म यही है कि आपने बंदूक क्यों उठाई है। दैट टू, यू आर नॉट इन एनी ऑफिशियल सेटअप और लॉ मेकिंग सेटअप में आप हैं ही नहीं। तो उसमें ये हुआ है कि जो औरत है, जैसे किसी का बेटा मिलिटेंट रैंक्स में गया, उस औरत का दिमाग इतना कंडीशनड किया गया, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया कि वो अपने बेटे की उस मिलिटेंट बनने की और उसकी डेथ के ग्लोरिफिकेशन में उसे ये बताया गया कि ये दिस इज समथिंग जो आप करोगे, हाँ, खुश होना चाहिए आपको इसके और लिए। अगर आप करोगे तो फिर इसको भी जन्नत मिलेगी, आपको भी जन्नत मिलेगी। जन्नत की बंदूक रख दी है औरत के ऊपर। इमोशनली औरत बहुत कनेक्टेड होती है फैमिली से, बेटे से, बाप से, पति से। तो जब उनके ऐसा कोई फैमिली मेंबर इन मिलिटेंट रैंक्स में जाता है तो उसके दिमाग को आप देखिए कंडीशन कितना किया गया है, वो उसे ग्लोरीफाई करती है। ठीक। और दिल पे पत्थर, आंसू भी नहीं निकालती। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन करने के बाद जिन्होंने फिर आम लोगों को, जिन टेरर विक्टिम्स जो है उनको मारा, उनकी फैमिली में कितना ट्रॉमा है। किसी फैमिली में ओनली सोल ब्रेड विनर है, 4-5 बच्चे हैं, बाप को मार दिया, कोई सोशल बाइकआउट हो रहा है पूरा फैमिली। एक तो फैमिली मेंबर गुजर गया, फिर फैमिली सोशल बाइकआउट में उस घर की जो फीमेल है, आप देखिए 36 साल तक उसने क्या सफर किया होगा। 36 साल के बाद उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है कि उनके साथ गलत हो। 36 साल के बाद रिकॉग्निशन मिल रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है। सो आप देखिए स्टेट ऑफ माइंड क्या रही होगी उस औरत के, उसने हीलिंग कब देखी होगी। यहाँ तो चुनी हुई सरकारें थी 96 से लेके 2019 दैट इज माय ओनली क्वेश्चन कि 36 साल के बाद अब तो ये आइडेंटिफाई हो गया। 12,000 फैमिलीज खुद सामने आके बोल रही कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मैं। खुदा के बंदो, कितने बेशरम हो आप। 5 लाइनें तो लिखो उनके साथ, उनके लिए हमदर्दी की, इतना तो कर ही सकते हो। 2 ही फैमिलीज की सरकारें थे, इधर इट वाज एनसी और इट वाज पीडीपी। इतने सालों में आपने उनको इंसाफ तो नहीं दिया, कुछ नहीं किया उनके लिए। जब वो उनको सोशल बाइकआउट किया जा रहा था उस सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के जरिए से, तब भी आप उनके लिए खड़े नहीं थे। आप तो अपने वर्कर्स के लिए खड़े नहीं थे जिनको मारा। आपने यू नेवर वर्कर्स के लिए भी नहीं। उनके वर्कर्स भी आज उस विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म केस में जब जुमरे में आते तो कहते हैं कि इनके घर से तो हमारे घर में कोई नहीं आया, क्योंकि हम तो नॉर्मल वर्कर्स थे, हम मरने के लिए थे। आप बात कर रही हैं कि वही कश्मीर जहां पर एक इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर दहशतगर्दों के घर में जाकर उनके मरने के बाद अफसोस किया करती थी, वो घबराती थी उन घरों में जाने से जिन घरों को नुकसान दहशतगर्द पहुंचाया करते थे। एग्जैक्टली। आर यू श्योर? यस, ये इसमें दिस इज आवर रिसर्च, दिस इज योर रिसर्च। ऑफ कोर्स आपको ऐसे and you have number of instances to quote. Number of instances, number of people. It's just that I am not the part of a political setup. I am a researcher. I cannot exploit someone's identity. That's the problem. Someone's anger, someone's trauma. Trauma, I can be as a healer to listen to them. And you won't believe, हमारी पूरी टीम जब ये रिसर्च के प्रोसेस में गई और हर जगह गई, तो each and every single one of us, we were mentally traumatized. फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हमारी अपनी मेंटल हेल्थ नहीं खराब होगी क्योंकि हम स्टोरीज इतने सुनते हैं। यू गेट अफेक्टेड, यू एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू गेट अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल आर सेइंग। क्योंकि जैसे कोई कुछ अपनी स्टोरी बोलता है, आप इमेजिन करने लगते हो अपने लिए, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो तब क्या होता। तो दैट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ समवेयर। तो ये सब चीज़ें हुई। आप देखिए इसमें औरत जो है हमेशा फर्स्ट रिसेप्टर रही है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी रही हो। आप ओवरऑल वर्ल्ड देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में जब ऐसी चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती है, women is the first receptor. Women is always the first receptor, और children, women, ये आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, कोई ऐसी महिला जिसने आपको कुछ ऐसा सुनाया कि
आपके आंसू छलक पड़े, आपको लगा कि यार इससे ज़्यादा इतनी तकलीफ पहुंची आपको, और ना मैंने अखबार में कहीं आपकी खबर पढ़ी, ना मैंने टीवी पे कोई आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखी, ना मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई आपके लिए कहानी देखी, ना मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ देखा, ना मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ देखा। स्टोरीज बहुत सुनी और उनकी वजह से मतलब हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते थे उन स्टोरीज को। तो एक ऐसी स्टोरीज तो मैंने एक जिससे मुझे लगा कि ये तो बहुत मतलब ऐसा तो इमेजिन भी नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि उस स्टोरी में एक तो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से उनका नुकसान हुआ था, दूसरा किस्मत ने भी उनके साथ खेल खेला। एक फैमिली है दर्दपुरा से, रुबीना आवान है उसका नाम लड़की का, क्योंकि उसने अपनी स्टोरी खुल के मीडिया पर भी बताया, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हर नेम, अदरवाइज मैं उसका नाम नहीं लेती। मैं हमेशा आई विल मेक श्योर कि किसी की आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो रुबीना के जो फादर है उनको इन्होंने टेररिस्ट ने मार दिया। तो बचे ये 2 भाई इसके और एक रुबीना बची और उनकी मदर। तो मदर ने लोगों के घर में काम वाम करके इनको पाला पोसा बड़ा किया। तो बड़ा भाई जो है वो फिर काम मजदूरी करने के लिए शहर आ गया। शहर में किसी फैक्ट्री में कहीं पे काम किया, जिसमें उसका हाथ जो है कट गया। हाथ आया उस किसी मशीन में तो उसका हाथ कट गया। ठीक। कुछ सालों बाद रुबीना का कैंसर डेवलप हुआ, तो उसकी टांग जो है वो उसमें अफेक्ट हुई। ठीक। लास्ट में उसकी जो मदर है उनकी आंखों की जो है बीनाई बहुत ना के बराबर हो गई। तो एक बचा भाई वो ठीक है, अब वो भी मजदूरी कर रहा है 36 सालों से। बहुत गरीब घर होगा। बहुत गरीब घर, बहुत गरीब। कांट इवन इमेजिन कि कितने मतलब किन प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं। इतने सालों ने मेहनत मजदूरी इधर। तो रुबीना, जब मैं रुबीना से मिली, शी सेड कि मुझे बहुत शौक था मैं पढूं और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करूं, बट मैं नहीं कर पाई। मैं हमेशा यही मुझे दुख रहता था कि मैं अपनी माँ बाप और भाइयों के लिए कुछ करूं। और उसकी खुद की लेग जो है वो अब मतलब वो चल नहीं पाती हैं। तो कैंसर की वजह से वो बहुत टाइम से कैंसर पेशेंट है, और भाई भी उसका एक हाथ चला गए। तो एक तो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जो उनके साथ पर कयामत ढाई, उनके बाप को ही मार डाला, और दूसरा जो किस्मत ने उनके साथ खेल खेला वो। लेकिन यहाँ पे रोक कर आपसे जानना चाहूँगा अनिका कि क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस वक्त आतंकवादियों ने उनको नुकसान पहुंचाया, अगर उसी वक्त जाकर हुकूमत कोई हैंड होल्डिंग करती तो शायद ये सब कुछ इस घर के साथ नहीं बीतता। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ बजाय इस किस्मत को कोसने के हम क्यों नहीं ये कहते कि सिस्टम जिम्मेदार था और आप बरसद इख्तिदार थे और आपको दिखा नहीं? ये तो मैं उनकी एज अ स्टोरी आपको बता रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब इनकी भी कोई हैंड होल्डिंग नहीं, अब इनके वालिद साहब को मार दिया गया, इनको कुछ एसआरओ नहीं मिला, कोई इनको नौकरी नहीं मिली कि एक आध भाई बहन को नौकरी मिल जाती, यानी कि माँ को ही मिल जाती तो शायद वो हेड होल्डिंग करती बाकी बच्चों की। उल्टा जो टेररिस्ट है उनके घर वालों को एसआरओ मिल रहा है, जिनको मारा गया उनको एसआरओ ही नहीं मिल रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सोशल बाइकआउट, उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है अपनी फैमिली मेंबर को कब्रिस्तान में जगह नहीं। नो, आपको ऐसी कितनी स्टोरीज मैं आपको सुनाऊं जहां कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली है। कितने लोग ऐसे होंगे जो आपसे मिले जिन्होंने hundreds of people who told you कि हमें जगह नहीं दी, हमें जगह नहीं, हमें सोशल बैक, हमारे फ्यूनरल में कोई नहीं आया है क्योंकि सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी का, टेररिस्ट आइडियोलॉजी का इतना दबदबा रहा है कि इनको। बट अनिका ये मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे इस्लाम पता है वो तो बिल्कुल साफ तौर पर ये कहता है कि भाई जब जनाजे का वक्त हो, अगर कोई आदमी उठ के ये गवाही देता है कि भाई मैंने इसको कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, तो कहते हैं जनाजा नहीं आता। लेकिन बाकी हर मामले में कहा गया है कि आपने इसको नमाज पढ़ते देखा, जिसको मस्जिद आते देखा, उसका जनाजा पढ़ना तमाम जितने भी लोग हैं उनके लिए तो दे हैव टू डू इट। तो आप कह रही जनाजा तक नहीं पढ़ा लोगों ने? नो, अपने ही फैमिली के एक स्टोरी तो ऐसी ही है, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को अपने आंगन में दफनाया है। आंगन में दफनाया? बिकॉज ये सोशल बाइकआउट जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के जो उस मतलब ये सब कहानियां हमको अखबारों में क्यों नहीं मिली? हमको ये AFP पर, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में सब कुछ क्यों नहीं मिला? वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं ना, उनके नैरेटिव सेट नहीं बैठता है, क्योंकि कश्मीरियों के साथ ऐसा भी हुआ है और वो ये नहीं पोस्ट करेंगे। They won't do it at all।
अच्छा, इसमें तभी तो इन बेचारों को 14,000 फैमिलीज तो सिर्फ यही विक्टिम, सिविलियन विक्टिम्स है। मैं ऑफिशियल्स की बात नहीं कर रही, जो एसपीओ थे, कांस्टेबल थे, पुलिस में थे, कहीं और में थे, उनको जो मारा, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ। ये तो 14,000 सिर्फ सिविलियंस है जिनकी फैमिलीज अफेक्टेड है। अच्छा अनिका, कहीं कोई ऐसी मिसाल भी मिली कि कोई एक घर था, अच्छा था, ठीक था, सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ उनका चल रहा था, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, और परिवार के किसी एक आदमी को आतंकियों ने मार दिया, तो पूरा परिवार बिखर गया, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है उस घर की बच्चियों को और उस घर की औरतों को हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो मैक्सिमम केसेस है उसमें एक आदमी को नहीं मारा गया है, उसमें फैमिली के 2-2, 4-4 मेंबर्स को मारा गया है। तो जहाँ भी आप मैक्सिमम केसेस देखते हैं, आप लोन फैमिली मैसेकर है बारामूला से, 3 बेटों को मार दिया वहाँ पे, माँ फिर अकेली रह गई और 2 बच्चों के साथ, बाप माँ और 3 Did you बच्चे। meet that mother? यस। तो how is she doing now? वो कहती हैं कि एक की उनको एक बेटे की लाश नहीं मिली, 2 की मिली, उनको दफनाया है, एक की नहीं मिली। वो कहती हैं कि इन 2 की मिली है, कम से कम दिल को सुकून है कि जाके इनकी कब्र पे दुआ। I can just imagine वो माँ कैसे, how she would be. एक्सप्लेन करती हूँ कि And the unfortunate part is कि ये ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है। इस माँ का जिक्र जो है कोई नहीं करेगा, nobody will talk about this, क्योंकि मैंने कश्मीर में देखा बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत सारे इमाम साहब मस्जिदों के अंदर कश्मीरी में जब तकरीर करते हैं तो उस तकरीर के दौरान वो जरूर बात करते किसी दहशतगर्द की कि जनाब फिर जब वो मारा गया और फिर ये हुआ, फिर बड़ी रोमांटिक सी कहानी वो सुनाते, लेकिन इन परिवारों का कुछ नहीं। नो नो, नॉट एट ऑल। सो हाउ बिगर इज दिस लोकेलिटी में ही रहते हैं, ये सारे गाँव में रहते हैं, गाँव के मतलब उस पेरिफेरी में रहते हैं। नोबडी टॉक्स अबाउट देम। मैं तो आप इनकी बात कर रहे हैं कि लोकेलिटी में बात नहीं है, मैं तो पॉलिटिशियंस को देख के हैरान हूँ। 36 साल के बाद उनसे 5 लाइनें हमदर्दी की नहीं लिखी गई कि हाँ, चलो आपको इंसाफ मिला, कि यहाँ पे वैसा माहौल था कि आपको इंसाफ नहीं मिल पाया, चलो आज जिस भी ऑफिस से मिला, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑफिस, हाउ डज दैट मैटर? व्हाट मैटर्स इज कि इनका जो दर्द है उसको एक सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिला इतने सालों के बाद। और जब्त चाहिए इसमें कितना कमाल का आपको जब्त चाहिए कि आपके बच्चे को दहशतगर्द मारते हैं, आप उनका जनाजा होता है, उसके बाद आप को रोना भी है तो छुप के रोना है, तकलीफ झेलनी है तो छुप के झेलनी है, और समाज के बीच में चलना भी है तो ऐसे जैसे आपके बच्चे कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसके लिए क्या कहते हैं आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। मैं एक गैदरिंग में गई, यू वोंट बिलीव, मुझे वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन था नॉर्थ कश्मीर कुपवारा से। तो इसी सिलसिले में वहाँ गई, तो मैं जब औरतें जो है वो मेरे पास आई, हम एक कमरे में बैठे, मैंने उनके साथ डिस्कशन की, आई वाज टेकिंग द सेकेंड रिकॉर्ड ऑफ देयर सफरिंग्स एंड ऑल दैट। तो मैं वो नोट कर रही थी और मैं उसमें से सेपरेट केसेस ले रही थी कि जो सेपरेट केसेस जो रिलेटेड विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म नहीं है बट समहाउ कनेक्टेड टू इट है। तो उनमें से एक उठी कि हाँ हमारे घर वालों को तो मार दिया, चलो वो ठीक ही था उस टाइम पे। अब देखिए ना कि उनको अभी भी लगता है कि वो ठीक था अगर उनको मारा था। वो क्यों? माहौल एनवायरनमेंट, कंडीशनिंग। मैंने बोला नहीं वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। आपके बच्चे ने कोई ड्रग पेडलिंग नहीं की थी, आपके बच्चे ने कोई दहशतगर्दी नहीं की थी, आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया था सोसाइटी में, उसने कोई पुलिस के साथ इवेंट किया था ड्रग डिडक्शन को लेके, किसी और चीज़ को लेके। आपके बच्चे को इसलिए मारा गया क्योंकि वो उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठा था। एज अ मदर कभी ऐसा मत बोले कि चलो वो ठीक हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। तो अनिका ये जो तो फिर वो रोने लगी वहां से, कहती कैसे समझ ही नहीं आता किसको क्या बोलने, यहाँ पे लोग ही हमारे पास आज तक ऐसे आए हैं, हमें तो किसी ने सुना नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि जब परिंदे को लाकर आप पिंजरे में रखते हैं ना, तो परिंदे को पिंजरा ही आसमान लगता है, और जब उसको लगता है कि यही खोलते है। भी हो, जब आप पिंजरा खोलोगे भी ना तो बाहर नहीं निकलेगा, वो कहेगा भाई ठीक है तो यही तो है मेरे लिए सब कुछ। अब मुझे ये बताइएगा कि ये सब तो बहुत बेहतरीन काम आपकी ये सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन कर रही है, ट्रोलिंग कितनी होती है आपकी? हार्डली, मेरी उतनी नहीं होती है। नहीं होती हाँ, बिकॉज़ यू राइट आल्सो। हाँ, आई ऑल्सो राइट, आई स्पीक, मेरी उतनी नहीं होती है। मुझे एज सच मैंने फेज ऑफ ट्रोलिंग नहीं देखा है कि लोग बहुत कुछ बुरा बोल रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है गुड नंबर ऑफ पीपल इन कश्मीर आर यंग पीपल एंड दे सी यू आर डूइंग गुड वर्क। सही काम है, अच्छा काम कर रही है। बट ट्रोलिंग तब होती है
जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट लिखते हैं एंड वो नामालूम अफराद वाले वो जो अकाउंट्स है वो आपकी इस टाइमलाइन पे अपीयर हो जाते हैं एंड यू डू अंडरस्टैंड ये कहाँ से आ रहा है। बट आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मेरी एक आइडियोलॉजी रही है कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ आपके कपड़ों पे रखेंगे एंड दैट्स नॉट माई स्टैंडर्ड टू डू द सेम विद देम। आई विल कम अप विद माई वर्क again and again and you have to one day accept कि I am doing the right thing and ये नामालूम अफराद अपने अकाउंट्स खोल रखे हैं। IT सेल का बेसिकली मतलब ये होता है कि दैट यू क्रिएट अ इंटेलेक्चुअल स्पेस फॉर योर पॉलिटिकल पार्टी। बट अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा होता है कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उससे लोगों को नीचे गिराते हैं। दैट्स इजी। वो आसान। अदरवाइज आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर पर्सनल लाइफ बट आई हैव नथिंग टू डू विद देयर पर्सनल लाइफ। अगर वो मेरा कहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी आए मेरे सामने, मैं उस लेवल तक कभी नहीं जाऊंगी कि इसकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करूं। दैट मींस आई एम अ वीक वुमन, आई एम अ वीक गर्ल, आई हैव नॉट लर्न एनीथिंग इन लाइफ। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी, एक बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट, वो भी मैंने सोशल मीडिया पर देखा। सबसे अच्छी बात तो कि कश्मीर के लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, दैट इज अ गुड थिंग। मैंने एक और चीज देखी तबीयतन कि किसी लड़के को, एंड दैट्स समथिंग यू नो व्हिच इज बैड बट कश्मीरीज डू इट इन अ ब्यूटीफुल वे। कोई मैंने देखा, कोई लेडी है बहुत अच्छा गाना गा रही हैं या किसी कोई गा रही है, आवाज बेचारी की थोड़ी सी ऐसे ही है, तो ट्रोलिंग उनकी भी खतरनाक तरीके से होती है। फौरन एक मीम बनता है, उसमें एक कोई कश्मीरी भाई साहब, छोटा सा लड़का होता है, वो खतरनाक मीम बनाता है बड़ी, और वो मीम चल पड़ता है। इसी तरीके से आई सी दैट शोज दैट कश्मीरी बॉयज, स्पेशली यंगर जनरेशन, द यूथ ऑफ कश्मीर, काफी टैलेंटेड लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो क्राउड है, इस क्राउड को कैसे, you know, how can we mainstream this crowd and make sure that they do something productive instead of becoming a troll? Should be a realization कि we don't want to be a troll. Troll is not something, it's not a designation, it's not something to be proud of. तो इनको mainstream जब करना है, इनके लिए platforms generate करने हैं and also हमारी सोसाइटी में एक open space discussion होनी चाहिए। This is not good that you are किसी के जेंडर पे आप बात कर रहे हैं, किसी की एग्जिस्टेंस पे बात करें, किसी के फेशियल फीचर्स पे बात करें, किसी की हाइट पे, किसी के मोटापे पे, स्किन पे बात कर रहे हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू विन यू एनीथिंग इन लाइफ। इफ यू वांट टू डू समथिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव, यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट इन अ डिफरेंट वे। ट्रॉल कैन नॉट बी योर टैलेंट। टैलेंट शुड नॉट क्रॉस इट्स लिमिट्स कि आप टैलेंट दिखाते दिखाते इतना आगे निकल गए कि आप समझ ही नहीं रहे कि आप दूसरे इंसान के बारे में क्या बोल रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव विद द स्पीशीज कॉल्ड ह्यूमन। जानवरों के साथ जाके आप नहीं ज़िंदगी गुजारेंगे। आपको इसी सोसाइटी में रहना है और इन्हीं लोगों के साथ रहना है। तो स्वीक सेंस जनरेट होना चाहिए। और ये है ना, वो हमारी सोसाइटी ना बैक इसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। तो मैं जो जेनजी देखती हूँ, जेनजी, आई हैव अ हाई रिगार्ड फॉर जेनजीज। मुझे लगता है वो बहुत मेहनती है और वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा कि जेनजी कैटेगरी के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो बहुत आउटस्पोकन है अगेंस्ट दीज थिंग्स। ये जो हम मिलेनियल्स और जिलेनियल्स वाले हैं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ है क्योंकि हम अलग एनवायरनमेंट में रहे हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट वाले एनवायरनमेंट भी रहे हैं, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में भी हैं। तो वो जो है वो पले बड़े हैं सिर्फ डिजिटल एरा में। हम लोगों ने विदाउट डिजिटल एरा भी देखा है। मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ग्रेजुएशन में फ़ोन मिला है घर से। सो जो नई जनरेशन है उनको बचपन से ही फ़ोन, टैब, लैपटॉप ये सब देखा है। तो मे बी वो वहाँ से आता है। वी आर नॉट रेडी, मेरी जनरेशन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ऐसी भी सोसाइटी होती है। तो उनको एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का सेटअप दिखाना पड़ेगा कि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर एरा, हम उस एरा में नहीं है। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एज अ वुमन, यू नो, एसोसिएटेड विद अ फाउंडेशन, वर्किंग एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जब आपको ब्रो बीट करना है, आपके काम को छोटा करना है, तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे हमला करेंगे, आपके ऊपर कटाक्ष करेंगे, और जब वो भी नहीं चलेगा फिर कोई मजहब उठा के ले आएंगे और कहेंगे सर पे चुन्नी नहीं है, फलाना नहीं है, धमकाना नहीं है, ये सब कमेंट करेंगे। जब इससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर कुछ और ऐसा निकाल के लाएंगे कि फलां तारीख को, फलां दिन, फलां जगह पे हमने मैडम को देखा था। फिर कोई फोटो आपकी निकाल के लाएंगे, वो डाल देंगे ट्विटर के ऊपर, देख लीजिए जनाब ये, इन ऑर्डर टू ब्रांड यू दैट यू आर दिस।
जस्ट बिकॉज यू राइट नाउ जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल टाइड और वेव के अगेंस्ट है। There's a और ये मैं टाइड और वेव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, वो लोग जिनके हाथ में नैरेटिव बिल्डिंग है, तो उनके बिल्कुल उलट जब आप जाती है तो ये सब कुछ होता है। सो डू यू रिग्रेट दिस और डू यू फील ओके विद इट कि ठीक है इफ यू डू दिस? फॉर दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड कि आप क्या एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपने बारे में और क्या नहीं है, बिकॉज वंस यू आर इन डिजिटल स्पेस यू नो द रिपरकशंस ऑफ दैट। देयर आर प्रोज ऑफ सोशल मीडिया, देयर आर कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, सो यू नो देयर विल बी वन डे ट्रोलिंग, पीपल विल नॉट लाइक योर ओपिनियन, पीपल विल नॉट लाइक यू एज अ पर्सन एज और एज एन इंडिविजुअल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपका काम अच्छा नहीं लगेगा, आपका बेबाकी से बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। देयर आर स्टिल आर सोसाइटीज़ जो बहुत कंजर्वेटिव है, डीप डाउन बहुत इनोसेंट है, अच्छे है, दिलदार है, बट कंजर्वेटिव भी है। तो आपको डील करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाउ यू वांट टू टैकल ऑल दिस एंड हाउ यू वांट टू गो विद इट। तो मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ मैंने हासिल की है। आई डोंट एब्जॉर्ब दैट। किसी ने लिखा है, ठीक है लिखा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द सेम थिंग अबाउट यू। आई विल फोकस ऑन माई वर्क, आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ ओनली इसके लिए। और इसके अलावा मेरा काम है, मैं उस पर फोकस करूँगी। मैं आई एम नॉट गोइंग टू यू नो। एक अच्छा ऐसा इंसिडेंट हुआ भी, कोई जर्नलिस्ट आई थी बाहर से, उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हुई 2 साल पहले, उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू किया था एंड शी हैज़ टेकन अ पिक्चर विद मी। तो फिर उन्होंने वो अपने सोशल मीडिया पे ये किया। जब 2 साल बाद उनकी कंट्रोवर्सी, किसी ने वो फोटो निकाल दी सोशल मीडिया में, ये तो इसकी पार्टनर है। आई डोंट इवन नो हर, शी हैज कम फ्रॉम सम अदर स्टेट। So they made you her partner? ये ना वो लड़की थी कि ये इसके साथ ही काम करती है, लड़की थी वो जर्नलिस्ट। उसकी जो कंट्रोवर्सी, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मैंने भी बोला कि क्या ये जो आपका तरीका है ये सही नहीं है, बट देन पीपल आर लाइक, देयर आर ऑलवेज पीपल रेडी और वाचिंग यू लाइक अब क्या काम, कब आपसे गलती होगी, अब आप They're always there. they're always there, but I know how to deal with, I know, with grace and dignity. That's good. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अनिका नज़ीर। मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बहार होता है, तो ये मुतमईन है कि अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर माहौल ख़राब है, मगर इन्हें यकीन है कि ये माहौल और बेहतर होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन जो काम वादी में कर रही है वो काम काबिल तारीफ़ है। ये काम वादी को एक नई पहचान पूरी दुनिया में दिलाने वाला है। ये काम वादी को एक नई शक्ल और नई सूरत पूरी दुनिया में दिलाने की ताकत रखता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस काम में मैं और आप इस फाउंडेशन के मददगार बने ताकि इनका काम आसान हो और वो सच जो आपका है, जो इस मुल्क का है, वो सच सारी दुनिया के सामने आए और दुनिया जिस नैरेटिव को सुनकर कश्मीर के लोगों के साथ, ख़ास तौर पर कश्मीर के नौजवानों के साथ और कश्मीर के कारोबारियों के साथ, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ बर्ताव के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो वो करते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होगी। उस पर शर्मिंदगी इसलिए होगी क्योंकि ये वो आम कश्मीरी है जिसको ये यकीन है ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क को अपना समझकर इस मुल्क के कोने कोने में कारोबार करने के लिए, पढ़ने के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए आपके पास पहुंचा है। ये जिस माहौल से निकल कर आया है, ये उस माहौल में वापस जाए तो एक नया इंसान, एक नया आदमी बन के जाए, ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। तो अनिका ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में सारी बातें कह दी हैं, तो कोशिश करेंगे वादी की कुछ और ऐसी आवाज़ें आप तक पहुँचाए ताकि आपको पता चले कि तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो शायद आज तक आप तक पहुँचा नहीं।